हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे टीसीपी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसे हम टीसीपी रीट्रांसमिशन बोलते हैं। रीट्रांसमिशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, अगर आप ट्रबल शूटिंग करते हैं, आप एक टैक इंजीनियर हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि टीसीपी का बिहेवियर क्या होता है। टीसीपी में अगर कुछ पैकेट लॉसेस होते हैं तो वो क्या एक्शन लेता है, रीट्रांसमिशन कैसे होता है, क्या काम करता है। देखिए, हम इसको थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करेंगे और इसकी पूरी डेप्थ तक जाएंगे जहां तक ज़रूरत है एक टैक इंजीनियर को। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अब जैसे इस तरह के पैकेट्स आपने बहुत देखे होंगे, जैसे कभी भी आप पैकेट कैप्चर ट्रबल शूटिंग करते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे टीसीपी की रीट्रांसमिशन दिख रहे हैं, ये स्पूरियस रीट्रांसमिशन है। इसी तरह अगले पैकेट में देखें, आपको यहाँ देखिए बहुत तरह के डुप्लीकेट एक्ट्स दिख रहे हैं। प्रीवियस सेगमेंट लॉस्ट हो गया, यहाँ पर जाके लास्ट में फास्ट ट्रांसमिट हो गया। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें समझनी चाहिए कि ये कैसे काम करती हैं। ठीक इसी तरीके से अब इसमें देखें, आप देखिए काफ़ी सारी चीज़ें, यहाँ टीसीपी रीट्रांसमिशन है वो ठीक है, टीसीपी ड्यू पैक भी आ गया, इसके अंदर टीसीपी फास्ट रीट्रांसमिशन भी आ गया, ये देखिए आउट ऑफ ऑर्डर भी आ गया। बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक इंजीनियर को वायर शार्क एनालिसिस के टाइम पर जब वो ट्रबल शूटिंग करता है तो ये चीज़ें बड़ा मैटर करती हैं कि आपको इन चीज़ों का आइडिया है कि नहीं है। अदरवाइज नॉर्मली क्या होता है, इंजीनियर्स पैकेट कैप्चर लेते हैं और इन चीज़ों को या तो देख कर डर जाते हैं या फिर इन्हें इग्नोर करके बस अपना फ़िल्टर लगा के काम करते रहते हैं। एक्चुअल में ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अब देखिए, वायर रीट्रांसमिशन रीट्रांसमिशन की हमें क्या ज़रूरत है? ऐसा होता क्यों है रीट्रांसमिशन? वो समझने से पहले हम पहले ये तो समझें कि रीट्रांसमिशन होता क्या है। देखिए, रीट्रांसमिशन जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 2 वर्ड से बना है, री और ट्रांसमिशन, यानी कि दोबारा ट्रांसमिट करना, यानी कि दोबारा भेजना। अब वो दोबारा भेज क्यों रहा है? एक बार उसने भेज तो दिया था, फिर दिक्कत क्या हुई उसे दोबारा भेजने की? उसको किसको मतलब? टीसीपी को। टीसीपी को दोबारा वो पैकेट भेजने की ज़रूरत क्या पड़ी? देखिए, पॉसिबल है पैकेट लॉस हो गया हो, टीसीपी ने पैकेट भेजा लेकिन वो पैकेट दूसरी पार्टी के पास यानी कि रिसीवर के पास नहीं पहुंचा। अब टीसीपी को कैसे पता चलेगा नहीं पहुंचा? देखिए, टीसीपी एक रिलायबल प्रोटोकॉल है। अगर वो कोई पैकेट भेजता है तो उसके बदले में उसे एक एक्ट मिलता है, यानी कि एक्नॉलेजमेंट। तो एक्नॉलेजमेंट के बेसिस पे उसे पता चलता है कि हाँ भाई, रिसीवर कह रहा है एक्नॉलेज, इसका मतलब रिसीवर को वो पैकेट मिल गया है। क्यों? क्योंकि एक्नॉलेजमेंट के अंदर वो एक सीक्वेंस नंबर बताता है कि मुझे ये सीक्वेंस नंबर वाला पैकेट मिल गया है। इससे उसे पता चलता है कि एग्जैक्टली ये वाला पैकेट उसे मिल गया है। एक्नॉलेजमेंट भी कई तरह की होती है, वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वाली वीडियो डेडिकेटेड रीट्रांसमिशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक हमें पता चल गया कि टीसीपी को ऐसे पता चलता है कि पैकेट पहुंचा कि नहीं पहुंचा। तो अगर एक्ट नहीं आया तो टीसीपी रीट्रांसमिट कर देगा, ये एक रीज़न है। ठीक है, वो पैकेट लॉस क्यों होगा? देखो, नेटवर्क कंजेशन हो सकती है, बैंडविड्थ इश्यू हो सकते हैं, लिंक्स के इश्यू हो सकते हैं, राउट के इश्यू हो सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिस वजह से एक पैकेट एक सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचा, जबकि एक्सपेक्टेड बिहेवियर था, उसको पहुंचना चाहिए था और रिसीवर को एक्नॉलेज करना चाहिए था। होता है, ये पैकेट नेटवर्क में ऐसा होता है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। टाइम आउट जो हम डिस्कस कर रहे थे, अगर एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर एक्नॉलेजमेंट नहीं आता, देखिए एक्नॉलेजमेंट आएगा लेकिन ऐसा तो है नहीं कि टीसीपी उसका ज़िंदगी भर वेट करता रहेगा। कुछ टाइम फ्रेम भी होता होगा, भाई उनको भी और कुछ काम करना है ना। टीसीपी का काम यही थोड़ी कि बस वेट ही करता रहेगा एक्नॉलेजमेंट का। तो एक स्पेसिफिक टाइम होता है, वो टाइम क्या होता है, कब तक टीसीपी को वेट करना होता है एक्नॉलेजमेंट के लिए, वो हम डिस्कस करते हैं अभी थोड़ी देर में। लेकिन आप ये समझिए कि हाँ, एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर एक्नॉलेजमेंट आना चाहिए रिसीवर की तरफ से, तब जाकर रीट्रांसमिशन के बारे में डिसाइड होगा कि हमें करना है कि नहीं करना है। डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट, अब इसमें क्या होता है, देखिए ये सब चीज़ हम आगे पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, अभी के लिए सिर्फ ओवरव्यू। मतलब डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट ये मान के चलिए कि एक बार वो पैकेट आ गया, एक्नॉलेज हो गया, उसके बाद कुछ पैकेट्स बीच में मिस होने शुरू हो गए। तो उसके बाद जो रिसीवर है, वो पिछला वाला जो पैकेट था, जो एक्चुअली में करेक्ट आ गया था, उसकी डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट देगा, बताने के लिए कि यहाँ तक तो सही था भाई, इसके बाद कुछ गड़बड़ चल रही है। इसको हम फुल डिटेल में समझते हैं। अभी के लिए आप ये ओवरव्यू समझिए कि ये डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट, इससे भी रीट्रांसमिशंस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अब देखिए, हमने बात करी कि पैकेट लॉस होता है, टाइम आउट होता है, डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट का इशू होता है, नेटवर्क इशू है, कंजेशन है, बैंडविड्थ इशू है, लिंक का, राउट्स का, बहुत सारे इशू हैं जिसकी वजह से ये रीट्रांसमिशन होता है।
अब कुछ चीज़ें और हैं इसके एडिशनल में जो आपको समझनी चाहिए, जैसे कि रीट्रांसमिशन भी कई तरह का होता है। सबसे जो ज़्यादा रेगुलर वाला रीट्रांसमिशन होता है वो हमारा टाइम आउट बेस्ड रीट्रांसमिशन होता है, जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि एक टाइम फ्रेम के अंदर हमें नहीं मिला, एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला, तो उस पैकेट को समझा जाएगा कि वो पैकेट लॉस हो गया और उसका रीट्रांसमिशन कर दिया जाएगा। ये तो हो गया टाइम आउट बेस्ड रीट्रांसमिशन। किस बेसिस पे होता है वो हम डिस्कस करते हैं, कैसे पूरा डिटेल में होगा ये वीडियो, पूरा फुल इन डेप्थ आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर होगा, बस थोड़ा ध्यान से इसको देखिए। दूसरा जो रीट्रांसमिशन होता है उसको हम फास्ट रीट्रांसमिशन बोलते हैं। फास्ट होता है, इसका भी एक लॉजिक होता है, कुछ इसके बेनिफिट भी हैं, कुछ इसके ड्रॉबैक भी हैं, वो हम चीज़ समझेंगे आगे कि किस तरह फास्ट रीट्रांसमिशन काम करता है। एक तीसरा टाइप का होता है जो हमने फर्स्ट वाली अपनी जो वायरशार्क पैकेट कैप्चर वाली स्लाइड थी इसी वीडियो में, उसमें हमने देखा था ना, एक्सपीरियंस रीट्रांसमिशन होता है। ये जैसा कि मैंने स्क्रीन पर दिखा रखा है, ये एक फर्जी टाइप का होता है, फर्जी रीट्रांसमिशन। एक्चुअली में इस रीट्रांसमिशन की ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन हमारा टीसीपी कभी कभी कुछ ज़्यादा समझदारी वाले काम करता है, तो वो यहाँ पर स्पीरियस रीट्रांसमिशन में रिकॉर्ड हो जाते हैं। वो कहते हैं ना ओवर स्मार्ट वाला, वो होता है कॉन्सेप्ट, तो उस वजह से ये फर्जी रीट्रांसमिशन आ जाते हैं। तो स्पीरियस मतलब फर्जी। आप चाहो कभी भी आपको स्पीरियस रीट्रांसमिशन दिखे पैकेट कैप्चर में, आप उसे सेफली इग्नोर कर सकते हो। लेकिन स्पीरियस रीट्रांसमिशन के बारे में भी अभी थोड़ा आगे चल के मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, कैसे काम करता है और क्यों हमें दिखता है पैकेट कैप्चर में। जब इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इग्नोर कर सकते हैं, तो फिर हम क्यों समझें इसको और क्या इंपॉर्टेंस है, ये भी हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। देखिए, अब ये चीज़ टीसीपी एक्नॉलेजमेंट बेसिस पे काम करता है, रिलायबल होता है, ये हमें समझ में आता है। पैकेट भेजा जाएगा, उसका एक्नॉलेजमेंट आएगा, ये भी समझ में आता है। वो एक्नॉलेजमेंट एक फिक्स्ड टाइम के अंदर आएगा, स्पेसिफाइड टाइम के अंदर आएगा, वहाँ तक भी ठीक है। उस टाइम को क्या कहते हैं वो थोड़ा हम समझते हैं थोड़ी देर में। लेकिन ये रीट्रांसमिशन टाइमर जो होता है ये काम कैसे करता है, ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं, क्योंकि ये ही मेन बेस है इस रीट्रांसमिशन का। कभी भी जब कोई पैकेट भेजा जा रहा है तो उस पैकेट के साथ एक रीट्रांसमिशन टाइमर अटैच कर दिया जाता है। यानी कि मैं एक पैकेट यहाँ से भेज रहा हूँ, मान लीजिए ये सेंडर साइड है और ये है रिसीवर साइड। मैं सेंडर से रिसीवर की तरफ एक पैकेट भेज रहा हूँ, तो जैसे ही मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, यहीं पर मैं एक रीट्रांसमिशन टाइमर लगा दूंगा। टिक 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 वो चलता रहेगा। अब होगा क्या, ये पैकेट यहाँ से जाएगा, रिसीवर तक आएगा, रिसीवर से वापस यहाँ तक एक्नॉलेजमेंट वापस आ जाएगा। ये एक पैकेट है, ये एक्सपेक्टेड बिहेवियर है कि ये ऐसे काम करता है। तो ये रीट्रांसमिशन टाइमर भी इसी बेसिस पे लगाया जाता है कि इस पैकेट को यहाँ से जाने में और यहाँ से वापस इसी पॉइंट तक आने में कितना टाइम लगेगा, उसको एक एज्यूम करके, उसका एक कैलकुलेशन करके रीट्रांसमिशन टाइमर लगाया जाता है। अगर इस रीट्रांसमिशन टाइमर के अंदर अंदर जितना भी सेट किया गया था वैल्यू, अगर इसके अंदर अंदर ये पैकेट नहीं आता, ये एक्नॉलेजमेंट नहीं आता, तो हमारा आरटीओ एक्टिवेट हो जाता है। आरटीओ मतलब रीट्रांसमिशन टाइम आउट, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये चीज एक्टिवेट हो जाती है। जो हम इसकी बात कर रहे हैं कि ये पैकेट यहां से गया और यहां तक इसका एक वापस आया, इस पूरी साइकिल को कहते हैं हम RTT, राउंड ट्रिप टाइम। यानी कि ये पूरा यहां से और यहां तक मिलाकर एक राउंड ट्रिप टाइम हो गया, वन राउंड ट्रिप टाइम। तो इस एक RTT को कैलकुलेट किया जाता है। हम हर पैकेट को देखते हैं कि ठीक है, एक कैलकुलेशन बनाई जाती है कि इस पैकेट में 2 सेकंड लगे, 2 सेकंड लगे, दूसरे पैकेट में 3 सेकंड लगे, तीसरे पैकेट में मान लो 4 सेकंड लगे। भाई पैकेट बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से कोई पैकेट जल्दी पहुंचता है, कोई पैकेट देर से पहुंचता है, तो ये कोई हैरानी वाली बात नहीं है, नेटवर्क में ऐसा चलता रहता है। तो अब होता क्या है कि जैसे हमारे पास ये अलग अलग तरह के ये RTT वैल्यूज आ गए, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, ऐसे कर करके हम बहुत सारे RTT सैंपल्स लेते हैं। ये जो आप ये एक RTT की हम बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली में हम RTT का एक सैंपल ले रहे हैं। हमने ये सैंपल लिया, इस सैंपल के हमें बहुत सारे, 1 सैंपल, 2 सैंपल, 3 सैंपल, 4 सैंपल्स, हमने बहुत सारे सैंपल्स ले लिए। उन सैंपल्स के बेसिस पे उनका एक रफ एवरेज निकाला जाता है। एवरेज कैसे निकालेंगे, उनमें इंडिविजुअली टाइम कितना लगा, किसी में 2 सेकंड लगा, किसी में 3 सेकंड, 4 सेकंड, ऐसे कर करके सबका टाइम देख लिया
और कितने हमने सैंपल्स लिए थे उससे हमने उसको डिवाइड कर लिया। हमने मान लीजिए इस केस में 10 सैंपल्स लिए थे, तो इसको डिवाइड करने के बाद जो एक एवरेज आएगा उसको हम एक रफ एस्टिमेट मान लेंगे कि हाँ अराउंड ये टाइम लगता है, कहीं पे थोड़ा ज़्यादा कहीं पे थोड़ा कम। हम उस टाइमर को हल्का सा इस वैल्यू से बढ़ा देते हैं। उस वैल्यू का एक नाम होता है, उस वैल्यू का नाम होता है SRTT। एस का मतलब है स्मूथ स्मूथ राउंड ट्रिप टाइम, ये जो हम एवरेज निकाल रहे हैं। तो आरटीटी सैंपल्स के बेसिस पे एसआरटीटी निकला। अब एसआरटीटी निकलने के बाद हम इसको एक फॉर्मूले में पुट करते हैं जिसके बेसिस पर हमें ये आरटीओ मिलता है, यानी कि रीट्रांसमिशन टाइम आउट मिलता है। एसआरटीटी कैलकुलेट करने के लिए एक बड़ा डिटेल्ड प्रोसेस है, कभी अगर आपकी रिक्वेस्ट आती है तो वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी के लिए आप एक समझिए कि एक फॉर्मूले के अंदर कुछ वैल्यूज को पुट करके हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम एसआरटीटी की बात करें तो जो एवरेज हम निकालते हैं हम इसको इस तरीके से रखते हैं कि जैसे जो न्यू एसआरटीटी की वैल्यू आएगी, जो एसआरटीटी की वैल्यू आएगी वो होगी अल्फा, अल्फा एक कांस्टेंट नंबर है, ओरिजिनल एसआरटीटी प्लस 1 माइनस अल्फा इंटू आरटीटी जो हम सैंपल ले रहे थे। तो ये हमारा न्यू एसआरटीटी है और ये हमारा ओरिजिनल एसआरटीटी है। जब ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है तो हम इस वैल्यू के बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि हमारा आरटीओ कितना होना चाहिए, यानी कि रीट्रांसमिशन कितना होना चाहिए, यानी कि हम किसी भी पैकेट को कितने टाइम बाद मान के चलें कि भाई इसका टाइम आउट हो गया, अब रीट्रांसमिशन करने की जरूरत है। ठीक है, तो यानी कि आरटीओ का मतलब क्या हो गया, कितने टाइम बाद हम ये मान के चलें कि टाइम आउट हो गया है, इससे ज्यादा हम वेट नहीं कर सकते, अब रीट्रांसमिशन करने का टाइम है। तो ये हमें आरटीओ वैल्यू से हमें डिसाइड हो जाता है। अब यहाँ पे आप जो दूसरा पॉइंट देख रहे हैं, ये जो एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ वाला है, ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें होता क्या है कि देखिए टीसीपी की इंटेंशन क्या है, पहले आप ये समझिए। टीसीपी ये चाहता है कि कोई पैकेट वो भेज रहा है तो वो दूसरी पार्टी तक यानी कि रिसीवर तक सक्सेसफुली पहुंच जाए। ठीक है, अब इसके लिए उसने नॉर्मली एक पैकेट भेजा और ऐप का वेट किया, नहीं आया तो उसने एक रीट्रांसमिशन कर दिया। ठीक, यहां तक सब नॉर्मल था जो हमने अभी तक पढ़ा। अभी एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ कहां पर आता है, जब रीट्रांसमिशन हुआ तो टीसीपी को यह भी इंश्योर करना है कि ये रीट्रांसमिशन जो है ये सही सलामत दूसरी पार्टी के पास पहुंच जाए, इस रीट्रांसमिशन को फिर से रीट्रांसमिशन करने की जरूरत ना पड़े। आप समझ रहे हैं, एक बार तो हमने पैकेट नॉर्मली भेजा जिसे हमने ट्रांसमिशन कहा, उसके बाद हमने एक रीट्रांसमिशन करा आरटीओ के बेसिस पे, क्योंकि आरटीओ हो गया, टाइम आउट हो गया। ठीक है, उसके बेसिस पर हमने एक रीट्रांसमिशन करा, लेकिन ये इंश्योर करने के लिए कि एटलीस्ट इस बार तो पैकेट पहुंच जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उस आरटीओ को बढ़ा देते हैं। हम पहले वाले नॉर्मल ट्रांसमिशन की तरह टाइम नहीं देते, हम इसका आरटीओ का टाइम बढ़ा देते हैं हर रीट्रांसमिशन के टाइम पे। क्योंकि अगर पॉसिबिलिटी है टीसीपी के हिसाब से, ये पॉसिबिलिटी है कि अगर एक पैकेट लॉस हुआ है तो पॉसिबिलिटी है कि शायद रीट्रांसमिशन भी लॉस हो जाए। टीसीपी ये एज्यूम करके चलता है, इसीलिए इस बार वो थोड़ा ज्यादा टाइम देता है इस पैकेट को। तो वो जो ज्यादा टाइम है वो आरटीओ को इम्पैक्ट करता है। अब होता क्या है कि जब भी कोई रीट्रांसमिशन होगा, यानी कि जब भी रीट्रांसमिशन भेजा जाएगा तो उसके साथ ही ये जो आरटीओ है इसकी वैल्यू को डबल कर दिया जाएगा, जो हमने इनिशियल आरटीओ करा था। अगर जैसे ये फर्स्ट रीट्रांसमिशन है, अगर सेकंड रीट्रांसमिशन की हमने बात करी तो सेकंड रीट्रांसमिशन के टाइम पर इसी को 4 टाइम्स कर दिया जाएगा, यानी कि उसका डबल, पहले वाले का डबल। जब हम थर्ड रीट्रांसमिशन करेंगे तो उसके टाइम पर फिर उसका डबल कर दिया जाएगा, 4 का डबल यानी कि 8 टाइम्स ऑफ आरटीओ। जब हम फोर्थ टाइम रीट्रांसमिशन करेंगे तो फिर इसको फिर से डबल कर दिया जाएगा, यानी कि 16 टाइम्स ऑफ आरटीओ। अब आप समझ रहे हैं, हर रीट्रांसमिशन के साथ आरटीओ वैल्यू को डबल कर दिया जाता है। ये सब टीसीपी कर क्यों रहा है, वो कर इसलिए रहा है क्योंकि उसको पता है कि अगर एक बार लॉस हुआ है तो आगे भी लॉस होने की पॉसिबिलिटी है। तो अगर उसने सेम टाइम हर बार दिया तो हर बार रीट्रांसमिशन उसे उसी टाइम पर करना पड़ेगा और फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ऑलमोस्ट 100% पहला पैकेट फेल हुआ है, अगला भी फेल होगा उतने ही टाइम फ्रेम में। इसी वजह से वो नहीं चाहता कि इतने सारे रीट्रांसमिशन हो।
देखिए, अननेसेसरी रीट्रांसमिशन होगा तो नेटवर्क कंजेशन बढ़ जाता है। जितने भी हम, चाहे कोई भी रिट्रांसमिशन पैकेट है, कोई भी पैकेट है, जितने ज़्यादा हम पैकेट्स भरेंगे नेटवर्क के अंदर, उतना ज़्यादा नेटवर्क कंजेशन होगा। इसलिए टीसीपी अवॉइड करना चाहता है इस चीज़ को। टीसीपी एक्स्ट्रा टाइम दे देता है कि ठीक है, हम थोड़ा सा वेट कर लेंगे, लेकिन इसी पैकेट को ठीक से सही सलामत दूसरे रिसीवर तक पहुंचने दो। तो इसीलिए अगर इंटरव्यू में आपसे, क्योंकि पूछा जाता है कॉमन क्वेश्चन कि रीट्रांसमिशन में और आरटीओ में क्या रिलेशन होता है, तो आप सीधा जवाब देंगे कि विद एवरी रीट्रांसमिशन आरटीओ गेट्स डबल्ड। पहले ट्वाइस था, फिर 4 टाइम्स हो जाएगा, फिर 8 टाइम हो जाएगा, फिर 16 टाइम्स हो जाएगा। अब ये सब रीट्रांसमिशन वाला प्रोसेस कब तक चलता रहेगा? सिंपल सी बात है, जब तक दूसरी साइड से एक्नॉलेजमेंट नहीं आ जाता तब तक ये टीसीपी शोर मचाता रहेगा। शोर मतलब रीट्रांसमिशन करता रहेगा। ऐक आते ही इस जो आरटीओ था, जिसको हमने ये एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ फैक्टर के कंडीशन में हम इसको डबल करते जा रहे थे, इसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ फैक्टर। तो इसकी वजह से हमें डबल करते जा रहे थे। जब ऐसी कंडीशन होगी कि हमारे पास ऐक आ गया, फिर हमें इसे डबल करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। डबल क्या, हम इसे नॉर्मल रेट पे कर देंगे, यानी कि जो अभी ट्वाइस, 4 टाइम्स, 8 टाइम्स, 16 टाइम्स चल रहा था, हम फिर से इसे 1 कर देंगे, 1 टाइम ऑफ आरटीओ, जो हमने पहले डिसाइड किया था। ऐक आते ही, जैसे ही ऐक आई, वापस ये अपना बैक टू नॉर्मल आरटीओ स्टेट हो जाएगा। आई होप यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब कई बार क्या होता है कि हमने तो जैसे कह दिया कि देखो, जब तक ऐक नहीं आएगा तब तक टीसीपी रिट्राई करता रहेगा। प्रैक्टिकली उसे कुछ लिमिट सेट करनी होती है, क्योंकि कई तरह के नेटवर्क होते हैं, वो महा बेशरम टाइप के होते हैं, वो पैकेट को भेजना ही नहीं चाहते। तो अब ऐसे नेटवर्क्स के लिए, ऐसे राउट्स के लिए टीसीपी कोई हमेशा के लिए तो वेट करता नहीं रहेगा। भाई ऐक नहीं आएगा तो कब तक नहीं आएगा, कितने रीट्राई करेगा, और रीट्राई जितनी बार भी करेगा उतनी बार नेटवर्क कंजेशन बढ़ाता रहेगा। तो ऐसे केसेस में उसे एक लिमिट सेट करनी होती है। वो जो लिमिट होती है उसको हम टीसीपी के थ्रेशोल्ड्स बोलते हैं रीट्रांसमिशन के लिए, यानी कि रीट्रांसमिशंस के लिए थ्रेशोल्ड्स होते हैं। अब रीट्रांसमिशन के जो थ्रेशोल्ड होते हैं उसमें दो वैल्यूज होती हैं। एक वैल्यू होती है R1, एक वैल्यू होती है R2। तो जो R1 होता है वो ये बताता है कि टीसीपी कितनी बार रीट्राई करेगा उस सेम सेगमेंट को, सेम पैकेट को भेजने के लिए, यानी कि उसका वेट टाइम कितना होगा। तो ये जो नॉर्मली वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू जो सजेस्टेड है 3 है। ये 3 किसके लिए, अभी हम बात कर रहे हैं विंडोज एनवायरनमेंट की, जो विंडोज पीसी वगैरह होते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। हम लाइनेक्स की इसके बारे में थोड़ी देर में करते हैं। जो R1 होता है उसके अंदर जो उसकी वैल्यू जो होती है वो 3 होती है, यानी कि 3 रीट्रांसमिशन करेगा। और जो R2 है वो क्या होता है, R2 का मतलब ये होता है कितने टाइम के बाद ये इस कनेक्शन को क्लोज कर देगा, अबेंडन कर देगा, यानी कि बंद कर देगा कि भाई हमसे नहीं हो पाएगा, बहुत कर लिया हमने वेट, अब आप घर जाओ। तो ये जो R2 है ये किस टाइम के बाद जो टीसीपी है वो उस कनेक्शन को अबेंडन कर देगा, कैंसिल कर देगा, क्लोज कर देगा। ठीक है, यानी कि एक रीसेट आ जाएगा सीधा। तो वो जो वैल्यू है वो विंडोज के लिए सेट है 100 सेकेंड्स, यानी कि रिट्राइज 3 बार करेगा और 100 सेकंड के बाद ये मैक्सिमम टाइम है जिसके बाद विंडोज में उस कनेक्शन को अबेंडन कर देगा। लेकिन इसकी कुछ थोड़ी सी एक एक्सेप्शन भी होती है, जैसे कि ये सिन पैकेट्स होते हैं जो कि कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट के लिए काम आते हैं। तो जो सिन पैकेट्स होते हैं उसके लिए ये वैल्यूज थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। ठीक है, जैसे कि ये वैल्यूज हल्की सी ज़्यादा रखी जाती हैं क्योंकि ये पैकेट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। R2 की जो वैल्यू हम यहाँ पे जो 100 सेकंड्स बता रहे हैं, अगर हम सिन पैकेट की बात करें तो सिन पैकेट में R2 की वैल्यू 3 मिनट्स तक हो सकती है, यानी कि 3 मिनट्स तक वो होल्ड रखेगा, वेट करेगा और उसके बाद डिसाइड करेगा कि भाई अब हो गया। चाहे सिन हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, इससे ज़्यादा मैं वेट नहीं कर पाऊंगा। तो 3 मिनट के बाद वो उस कनेक्शन को अबैंडन कर देगा। ये एक्सेप्शन सिर्फ सिन पैकेट्स के लिए दी जाती है क्योंकि उनको कनेक्शन एस्टेब्लिश करना होता है, उनकी इंपॉर्टेंस थोड़ी ज़्यादा होती है। अगर हम यही बात लाइनेक्स में करें तो लाइनेक्स में थोड़ा सा अंतर होता है। लाइनेक्स के अंदर ये चीज़ जो होती है, जैसे विंडोज़ में तो हमने R1 R2 ये सेट कर रखा है, लाइनेक्स के केसेस में ये चीज़ें दो तरीके से करी जाती हैं। या तो एप्लीकेशंस जो हैं, जो भी एप्लीकेशन यूज़ कर रही हैं, क्योंकि देखो एप्लीकेशन लेयर से तो आएगा ये सब कुछ, जो भी एप्लीकेशंस कर रही हैं वो डिफाइन कर सकती हैं कि ठीक है, मैं ये डेटा भेज रहा हूँ, ये सेगमेंट भेज रहा हूँ, इसको इतनी बार रीट्राई करना, और या फिर इतने बार इसको R2 यानी कि कनेक्शन को क्लोज कर देना, अबैंडन कर देना, या तो एप्लीकेशन डिसाइड करती है। या फिर अगर लाइनेक्स एडमिनिस्ट्रेटर्स चाहे या हम चाहें तो
उसको सिस्टम वाइड कॉन्फ़िगरेशन वेरिएबल होते हैं। जैसे हमारे में विंडोज़ में होते हैं ना एनवायरमेंटल वेरिएबल वगैरह हम सेट करते हैं। ठीक ऐसे ही लाइनक्स में कुछ कॉन्फ़िगरेशन वेरिएबल्स होते हैं। जैसे हम विंडोज़ में R1 की बात कर रहे हैं, तो जो लाइनक्स में जो R1 की जगह पे हम यूज़ होता है, उसे बोलते हैं हम net.ipv4.tcp_retries1। हम R1 बोल रहे हैं लाइनक्स में, हम इसे retries1 बोल देते हैं, ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, इसी तरह जब हम R2 की बात करते हैं तो R2 में हम इसे बोलते हैं net.ipv4.tcp_retries2, यानी कि नाम देने का अलग तरीका है। विंडोज में R1 R2 कह देते हैं, वहां retries1 और retries2 कह देते हैं, लेकिन इनके वैल्यूज में डिफरेंस होता है। लाइनक्स में जैसे हमने विंडोज में बोल दिया कि ये 100 सेकंड के बाद कनेक्शन क्लोज कर देगा, लाइनक्स में कुछ टाइम बाउंड वाला हिसाब नहीं होता। लाइनक्स में अटेम्प्ट्स होती हैं, यानी कि कितनी रीट्राइज के बाद काउंट ऑफ रीट्राइज भी लेता है। जैसे जो R1 की रीट्राइज 1 की बात है तो वो 3 रीट्राइज के करेगा, ये इसका रीट्राइज का अटेम्प्ट है, रीट्राइज 1 का। लेकिन कनेक्शन अगर अबेंडन करने की, बंद करने की बात आती है तो रीट्राइज 2 की वैल्यू है 15। तो जो 15 है, अगर हम मिनट्स के हिसाब से देखें, क्योंकि पहली बात तो लाइनक्स में मिनट्स वाला फंडा नहीं होता ये, लेकिन अगर देखें तो रफली 13 मिनट्स से लेके और 30 मिनट्स तक हो सकता है। इतना भी वेट कर सकता है कनेक्शन को अबेंडन करने से पहले, रीसेट भेजने से पहले, क्लोज करने से पहले। ठीक है, तो ये इतना हो सकता है। वहीं पे अगर हम सिन सेगमेंट की बात करें, देखो सिन को विंडोज में भी अलग रखा गया था, इसी तरह लाइनक्स में भी अलग रखा जाता है। सिन के लिए बात करें तो जैसे यहाँ पर रीट्राइज की वैल्यू 3 थी, तो यहाँ पर 5 रखी गई है। ठीक है, 5 रीट्राइज करेगा और उसके बाद यहाँ पे इसे रीसेट मार दिया जाएगा, बात खत्म। इससे ज़्यादा नहीं होगा। सिन, और ये जो एप्लीकेबल है सिन और सिनैक दोनों के लिए है कि 5 बार रीट्राई होगा, उसके बाद कनेक्शन अबेंडन, सीधा बंद। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये जो कॉन्सेप्ट है जो हम रीट्रांसमिशन वाला ये हम पढ़ रहे हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? अब देखिए, टीसीपी के लिए तो वो वाली बात है, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। कैसे? अब अगर मान लीजिए टीसीपी ने जो आरटीओ है, ये हम जो आरटीओ पढ़ रहे थे, ये आरटीओ जो है अगर टीसीपी ने थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया, आरटीओ की वैल्यू अगर ज़्यादा कर दी, तो ज़्यादा करने से क्या होगा? नेटवर्क यूटिलाइजेशन खत्म, यानी कि नेटवर्क फुली यूटिलाइज हो नहीं पाएगा, वो वेट ही करते रह जाएंगे। भाई बहुत ज़्यादा आरटीओ है ना, करते रहो वेट, करते रहो वेट, सब चीज़ होल्ड पे चली जाएगी। तो ये तो यहाँ प्रॉब्लम। अब टीसीपी के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उसे जो आरटीओ है वो बड़े ध्यान से सेट करना पड़ता है। देखो, आरटीओ जो होता है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि जो आरटीओ है वो आरटीटी के बेसिस पर सेट होता है। आरटीटी के सैंपल्स लिए जाते हैं, उसके बेसिस पे एसआरटीटी होता है, एसआरटीटी के बेसिस पे आरटीओ होता है। तो इनडायरेक्टली आरटीओ के बेसिस पे, आरटीटी के बेसिस पर ही आरटीओ सेट होता है। ठीक है, अब टीसीपी को इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अब मान लीजिए उसने जो आरटीटी है, अगर उससे पहले सेगमेंट भेजने शुरू कर दिए, मतलब यानी कि आरटीटी की वैल्यू से हमने थोड़ा सा पहले सेगमेंट भेज दिया, यानी कि आरटीटी की वैल्यू हमने घटा दी। घटा क्या दी? आरटीटी की वैल्यू तो जो थी वो थी भाई, टाइम जो लगना है वो लगेगा ही, लेकिन अगर टीसीपी ने पहले ही पैकेट भेजना शुरू कर दिया, यानी कि आरटीटी होने से ठीक हमने पहले ही पैकेट भेज दिया, तो उससे क्या होगा? उससे होगा डुप्लीकेट ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा, बहुत सारा पैकेट्स अननेसेसरी, जो अगर हम थोड़ा सा और वेट कर लेते तो वो सब कंजेशन नहीं होता, इतना सारा डुप्लीकेट ट्रैफिक नहीं आता। लेकिन इसका उल्टा भी है, अगर मान लो आरटीटी से बहुत ज़्यादा वेट करना शुरू कर दिया इसने, ठीक है, तो क्या होगा? हम वेट ही करते रह जाएंगे, जो नेटवर्क है उसका फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, यानी कि जो ड्रॉप्स वगैरह हैं वो मतलब नेटवर्क होल्ड स्टेट में चला जाएगा, क्योंकि भाई बहुत टाइम तक हम उसको पैकेट को रीट्रांसमिट नहीं कर रहे। तो इसीलिए टीसीपी को, आरटीओ को बड़ा ध्यान से सेट करना पड़ता है। अब एक और दिक्कत है, हमने देखा कि भाई हमने सैंपल लिए आरटीटी के और हमने उसका स्मूथ किया, हमने एवरेज निकाला और उसके बेसिस पे आरटीओ कर लिया। एक्चुअल में थोड़ा और ये कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड किस लिए है? क्योंकि देखो, जो जिन बेसिस पर हम आरटीटी कैलकुलेट कर रहे हैं वो सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं टाइम के हिसाब से। हम आरटीटी किस बेस पे कैलकुलेट कर रहे हैं? हम आरटीटी बोल रहे हैं यहाँ से एक पैकेट जाएगा, यहाँ तक पहुँचा, उसका एक वापस आ गया, ये एक रूट ही तो है। टाइम के साथ जो राउट्स हैं वो चेंज हो सकते हैं, लिंक चेंज हो सकते हैं, नेटवर्क यूसेज चेंज हो सकता है, डिवाइसेस चेंज हो सकती हैं, बहुत कुछ हो सकता है। यानी कि इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है ये आरटीओ कैलकुलेट करना, और टीसीपी ये काम दिन रात करता है।
ठीक है? तो आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये इन चीज़ों का इम्पोर्टेंस कितना ज़्यादा है। ये जो सारी कैलकुलेशन है आरटीटी की, आरटीओ की, ये स्टार्ट कहाँ से होती है? ये स्टार्ट होती है कि जब भी पैकेट भेजा जा रहा है, हम भी कोई कनेक्शन की बात कर रहे हैं, तो कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट क्या होता है? सिन पैकेट भेजा जाता है। जो सिन पैकेट होता है, उसके अंदर सिन पैकेट के अंदर एक टीएसओपीटी यानी कि टाइम स्टैम्प ऑप्शन होता है। जैसे ऑप्शंस होते हैं, तो वैसे ही उसमें एक टाइम स्टैम्प ऑप्शन होता है। उस टाइम स्टैम्प ऑप्शन के अंदर एक फील्ड होता है जिसे हम बोलते हैं टीएसवी, टाइम स्टैम्प वैल्यू फील्ड। ये इनिशियल सिन में भेजा जाता है। और जब हम इसकी रिस्पॉन्स की बात करें, तो जो सिनैक आता है दूसरी पार्टी से, सिन प्लस ऐक, उसके अंदर एक फील्ड होता है जिसे हम बोलते हैं टी एस ई आर। ये टाइम स्टैम्प का रिस्पॉन्स होता है, जो हमने पहली वैल्यू भेजी थी उसका रिस्पॉन्स है। ये भी सिनैक के अंदर जो टीसीपी ओपीटी फील्ड होता है, उसके अंदर ये फील्ड वापस आता है। इन बेसिस के बेस पे जो दोनों चीजें हैं, इनके बेसिस पर कई सारी चीजें कैलकुलेट होती हैं। जैसे आरटीटी हो गया, उसके बेसिस पे एसआरटीटी हो गया, उसके बेसिस पे आरटीटी वेर यानी कि आरटीटी वेरिएबल कितना होगा वो कैलकुलेट हो जाता है, और इन सब के बेसिस पे हमारा फाइनली आरटीओ कैलकुलेट हो जाता है। तो ये जो कहानी है, ये इतनी आसान नहीं है जितनी आप सोच रहे हैं। ये आरटीओ कैलकुलेशन जो है, बहुत कुछ इसके बीच में जाता है, बहुत सारी चीजें कंसिडर करनी पड़ती हैं। लेकिन अब इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये रीट्रांसमिशन हर केस में होता ही नहीं। हैरान हुए? कोई नहीं, मैं आपको समझाता हूं। हम जो रीट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं, ये रीट्रांसमिशन भी कुछ स्पेसिफिक चीजों के लिए होता है। आपको क्या लगता है, हर पैकेट का अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं आया तो उसका रीट्रांसमिशन हो जाएगा? एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। रीट्रांसमिशन सिर्फ उन्हीं पैकेट्स का होता है जिनको टीसीपी एज अ डेटा पैकेट कंसीडर करता है कि ये पैकेट दिस पैकेट कंटेन्स डेटा। ठीक है? तो उन पैकेट्स का रीट्रांसमिशन होता है, क्योंकि टीसीपी डेटा को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। लेकिन इसके साथ ही कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। एक्सेप्शन क्या? कि जैसे जो हमारे सिन और फिन पैकेट्स होते हैं, इनको टीसीपी डेटा पैकेट्स की कैटेगरी में ही कंसीडर करता है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर टीसीपी ऑप्शंस भी जाते हैं, बहुत सारे फील्ड्स जाते हैं जिनकी बेसिस पे बहुत कुछ डिसाइड होता है। तो सिन और फिन को ये डेटा पैकेट की कैटेगरी में कंसीडर करता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर कोई पैकेट जा रहा होगा जो कि टीसीपी के हिसाब से डेटा पैकेट नहीं है, तो टीसीपी उसको रिट्रांसमिट नहीं करेगा। ये क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछा जाता है। इज एवरी पैकेट रिट्रांसमिटेड? इसका आंसर है नहीं। ओनली डेटा पैकेट्स आर रिट्रांसमिटेड। तो इसलिए इंटरव्यू क्वेश्चंस में बीच बीच में बताता जा रहा हूं, इसलिए वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखा करो और इसके नोट्स बनाते चला करो। अब जैसे हमने कहा कि सिन और फिन को इसने डेटा पैकेट मान लिया है, तो इसलिए इनका रिट्रांसमिशन होगा। तो अब देखिए, जब हम नॉर्मल टीसीपी हैंडशेक की बात करते हैं, हमने सिन भेजा, अब सिन को डेटा पैकेट मान लिया, ठीक है, इसका रिट्रांसमिशन होगा। हमने यहाँ से सिन भेजा, उधर से बदले में क्या आया? उधर से बदले में हमारे पास ऐक प्लस सिन आया। अगर आपने मेरी टीसीपी 3 वे हैंडशेक वाली वीडियो भी देखी होगी, तो आपको पता होगा कि ये सिनैक नहीं होता है, ये ऐक प्लस सिन होता है। सिनैक सुनने में अच्छा लगता है इसलिए हम बोल देते हैं। ठीक है? तो क्योंकि इस दूसरे वाले पैकेट के अंदर भी सिन आ रहा है, इसीलिए इस पैकेट का भी रिट्रांसमिशन होगा। अब यहां से बदले में क्या जाएगा? यहां से बदले में जाएगा ऐक पैकेट। लेकिन अब यहां पे आप समझिए कहानी। इस पैकेट के अंदर सिन था, डेटा पैकेट। इस पैकेट के अंदर सिन था, ये भी डेटा पैकेट। लेकिन इस पैकेट के अंदर सिन नहीं है। सिन और फिन के अलावा टीसीपी बाकी पैकेट्स को, बाकी जो एक्सेप्शन वाले पैकेट हैं, इनको डेटा पैकेट कंसीडर नहीं करता। यानी कि अगर ऐक वाला जो पैकेट है, अगर ये ड्रॉप हो गया, लॉस हो गया, तो टीसीपी इसको रिट्रांसमिट नहीं करेगा। इस चीज को आप ध्यान से समझिए। अगर सिर्फ ऐक वाला पैकेट लॉस हुआ तो टीसीपी इसको रिट्रांसमिट नहीं करेगा, क्योंकि ये डेटा पैकेट नहीं है। अब यहाँ पर जो ऐक पैकेट आया, इसके बदले में दूसरी साइड से जो रिसीवर साइड है वो क्या भेजेगा? वो भेजेगा अपना विंडोज अपडेट, कि मेरे पास इतना मेरा बफर है, इतनी मेरी अपडेट है, मैं इतना कैपेबल हूँ ये सब चीज़ें हैंडल करने के लिए। इस विंडोज अपडेट के अंदर सिर्फ अपडेट की वैल्यू है, इसके अंदर कुछ डेटा नहीं है। तो ये वाला जो पैकेट है, अगर ये भी लॉस हुआ तो टीसीपी इसको रिट्रांसमिट नहीं करेगा। लास्ट में आ गया फिन पैकेट। अगर ग्रेसफुल कनेक्शन है, जैसे भी है, तो उसको रिट्रांसमिट करेगा। आप समझ गए ना? जो जो डेटा पैकेट नहीं है, उन सबको टीसीपी रिट्रांसमिट नहीं करता। टीसीपी सिर्फ डेटा पैकेट्स को करता है और सिन और फिन को करता है, बस।
इसके अलावा कुछ भी रिट्रांसमिट नहीं होता। तो अगर आप इस वीडियो से पहले आपके दिमाग में ये गलतफहमी थी कि हर पैकेट रिट्रांसमिट होता है, तो आई होप आज वो गलतफहमी क्लियर हो गई होगी। दूसरी गलतफहमी दूर करते हैं। दूसरी गलतफहमी क्या है? अगर किसी को लगता होगा कि सिन पैकेट्स के अंदर तो जी टीसीपी ऑप्शंस जाते हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जाती हैं, शायद इस वजह से सिन पैकेट को डेटा पैकेट कंसिडर कर लिया जाता है, तो वो गलतफहमी मैं अभी दूर करता हूँ। अगर कभी भी टीसीपी ऑप्शंस अगर लॉस हुआ, तो टीसीपी उसको रिट्रांसमिट नहीं करेगा। टीसीपी इस टीसीपी ऑप्शंस को एज अ डेटा पैकेट कंसिडर ही नहीं करता। टीसीपी ऑप्शन सिर्फ तभी रिट्रांसमिट होगा जब वो या तो सिन पैकेट के अंदर होगा या फिन पैकेट के अंदर होगा, सिर्फ तभी रिट्रांसमिट होगा। क्योंकि टीसीपी ऑप्शन, अगर आपने मेरी टीसीपी 3 वे हैंडशेक वाली वीडियो देखी होगी तो आपको आइडिया होगा कि खाली सिन और फिन में नहीं जाता, ये बाकी पैकेट्स के अंदर भी टीसीपी ऑप्शन जाता है। तो इसी वजह से अगर ये और किसी पैकेट में सिन और फिन के अलावा अगर ड्रॉप हुआ, लॉस हुआ, तो इसका रिट्रांसमिशन नहीं होगा, क्योंकि डेटा पैकेट नहीं कंसिडर किया जाता है। ठीक है, आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। एक और गलतफहमी दूर करते हैं। गलतफहमी क्या? आपको ऐसे ही लगता होगा ना, या रिट्रांसमिशन के बारे में टीसीपी तभी सोचेगा जब पैकेट का लॉस होगा। एक्चुअल में हर पैकेट के साथ, जो भी डेटा पैकेट होता है, हर पैकेट के साथ जैसे ही स्टार्ट होता है उसी टाइम पर एक रिट्रांसमिशन टाइमर लगा दिया जाता है। अगर पैकेट सही सलामत वापस आ गया, यानी कि ऐप उस पैकेट का आ गया, तो उस रिट्रांसमिशन टाइमर को टीसीपी कैंसिल कर देता है। फिर नया पैकेट भेजता है, फिर से रिट्रांसमिशन टाइम लगाता है, टाइम पे आ गया, फिर से कैंसिल कर दिया। ये जो प्रोसेस है, ये टीसीपी हर डेटा पैकेट के लिए कंटिन्यू करता है, एंडलेसली ये करता रहता है। इसका मतलब रिट्रांसमिशन टाइमर सिर्फ तभी एक्सपायर होगा जब टाइम पर एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा। अदरवाइज अगर पैकेट लॉस नहीं होगा तो सिर्फ टीसीपी टाइमर सेट करेगा, कैंसिल करेगा, सेट करेगा, कैंसिल करेगा, लेकिन टाइमर कभी एक्सपायर नहीं होगा। पैकेट लॉस की वजह से टाइमर एक्सपायर होता है। और अब एक लास्ट चीज और जो आपको ये टाइमर बेस्ड रिट्रांसमिशन के बारे में पता होनी चाहिए, वो ये है कि देखिए, रिट्रांसमिशन हुआ, रिट्रांसमिशन टाइम आउट हुआ, यहां तक आप समझ गए, लेकिन इसका एक इम्पैक्ट और पड़ता है। अगर मान लीजिए रिट्रांसमिशन हुआ, टाइमर एक्सपायर हुआ, तो इससे नेटवर्क पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। इम्पैक्ट कैसे पड़ता है? टीसीपी ये समझ जाता है कि अगर पैकेट लॉस हुआ है, इसका मतलब मुझे थोड़ा सावधान होने की ज़रूरत है। वो क्या करता है, जो सेंडिंग का विंडो साइज़ होता है, सेंडिंग का या फिर जो सेंडर का विंडो साइज़ होता है, देखिए, एक रिसीवर का विंडो साइज़ होता है, एक सेंडर का विंडो साइज़ होता है। अगर ये चीज़ आपको डाउट है कहीं, तो आप मेरे इसी चैनल पे टीसीपी फ्लो कंट्रोल नाम से एक वीडियो है, आप इस वीडियो को देखिए, फुल इन डेप्थ है वो वाली वीडियो, आपको ये विंडो साइज़ का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो जो सेंडर विंडो साइज़ है, इस विंडो साइज़ को टीसीपी कम कर देता है, क्योंकि ये एक टीसीपी कंजेशन कंट्रोल का, जो फ्लो कंट्रोल कंजेशन कंट्रोल की हम बात कर रहे हैं, ये उसी का पार्ट है। टीसीपी को लगा कि यार शायद सही नहीं है और पैकेट्स भेजना ये नेटवर्क की बर्दाश्त से, नेटवर्क की कैपेबिलिटी से बाहर हो रहा है, शायद इसी वजह से मेरे पैकेट ये ड्रॉप हो रहे हैं। तो टीसीपी क्या होता है, अपनी भेजने की जो कैपेबिलिटी होती है, जो सेंडिंग कैपेबिलिटी, सेंडर विंडो साइज होता है, उसको कम कर देता है। तो नेटवर्क एक होल्ड वाली सिचुएशन पे चला जाता है। उसको बाहर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वो हम समझेंगे अगले पार्ट में। लेकिन अभी के लिए आप ये समझिए कि टीसीपी रिट्रांसमिशन को बड़ा सीरियसली लेता है। जैसे ही होगा, वो सबसे पहले सेंडर का विंडो साइज कम कर देगा, और दूसरा, जो एक्सपोनेंशियल बैकअप हमने डिस्कस किया, उस बैकअप फैक्टर को, यानी कि आरटीओ वैल्यू को डबल करता चला जाएगा। ये दोनों काम टीसीपी रिट्रांसमिशन होते ही तुरंत कर देता है। आगे हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट जैसे फास्ट रिट्रांसमिट हुआ, फास्ट रिकवरी हुआ, ये इस चीज़ को कैसे ओवरराइड करते हैं, इस चीज़ में हमारी कैसे हेल्प करते हैं। तो अभी जो टाइमर बेस्ड रिट्रांसमिशन है, उसके लिए इतना ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे देखिए, पैकेट कैप्चर में जो हम थोड़ी देर पहले वैल्यूज डिस्कस कर रहे थे, टीएसवी क्या होता है, ये देखिए, ये टीएसवी वाली वैल्यू है। टीएस वैल्यू ये होती है जो कि हमारे आरटीओ कंसिडर करने में आती है। ये टीएसईसीआर वैल्यू होती है, जिनके बेसिस पर ये सब आरटीओ होता है। ये आपको हर पैकेट में ऑलमोस्ट दिख जाएगी। अब देखिए, आप कहेंगे कि देखो, आप तो कह रहे थे कि सिन और फिन में ही सिर्फ डेटा भेजा जाता है, यहाँ पे तो पुश है, ऐक है, और यहाँ पे रिट्रांसमिशन हो रहा है। भाई, पुश किस चीज़ का होगा? पुश डेटा का तभी होगा। वो डेटा पैकेट है, आप उसके साइज देखिए, उसमें कुछ डेटा जा रहा है, इसीलिए उसका रिट्रांसमिशन हो रहा है। डेटा पैकेट है, जो यहाँ पर डेटा पैकेट नहीं होगा, उसका रिट्रांसमिशन नहीं होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये टाइमर बेस्ड रिट्रांसमिशन में ही वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है। अब
जो नेक्स्ट वाला पार्ट है जिसमें फास्ट रीट्रांसमिशन और ये बाकी जो चीज़ें हैं वो हम पढ़ते हैं, इसको हम यहीं पे एंड करते हैं। ये पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 में हम फास्ट रीट्रांसमिशन के बारे में पढ़ेंगे और भी जो बाकी कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में रिस्पेक्टिव पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो चलिए, आपका टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच। कोई अगर आपका डाउट हो, कोई कंसर्न हो तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यू हैव अ ग्रेट डे अहेड।